वेलकम टू CSI स्क्वायर। आई एम स्वाति माली और हम लोग MP सेट लाइफ साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 101। ये जो पेपर है वो सेट C है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक्स सेल वॉल। अब ये क्वेश्चन एक ही पेपर में माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड इस क्वेश्चन पेपर में दो आपको क्वेश्चंस मिले हैं। ओके, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक्स सेल वॉल। ओके, तो ये भी आपका 11th NCERT का क्वेश्चन है। ओके, तो कौन से वाले बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती है। ओके, तो माइकोप्लाज्म ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, सेल वॉल को कंटेन नहीं करता है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल वॉल को कंटेन नहीं करता है। तो 101 का जो आंसर है वो डी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज वीकेस्ट इन नेचर। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आप अगर देखें तो आपको ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ओके, तो इन सभी में आपका जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। बाकी आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, राइट। अगर आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड नेक्स्ट एग्जाम के लिए अगर आप देखें तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में आप लोगों को पता है ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता ही है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, activation of CDK1 and cyclin B is not associated with which of the following processes। तो यहाँ पर जो आपको CDK1 और cyclin B की बात की गई है, CDK1 and cyclin B, इसका डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट होता है साइटोकाइनेसिस करवाने के लिए, जबकि यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्वेश्चन में दिया है एक्टिवेशन, इनका एक्टिवेशन किससे एसोसिएटेड नहीं है। तो नॉट आपको क्वेश्चंस में यहाँ पे बहुत जगह पे मिला है, तो नॉट एसोसिएटेड पूछा गया था कि नॉट एसोसिएटेड, तो इन तीनों से तो एसोसिएटेड है CDK1 और साइक्लिन बी का एक्टिवेशन, बट यहाँ पे आपको एक्टिवेशन नहीं डीएक्टिवेशन चाहिए होता है। जब CDK1 और साइक्लिन बी डीएक्टिवेट होते हैं तब जाकर साइटोकाइनेसिस होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, in eukaryotic replication priming of DNA synthesis and removal of RNA is catalyzed respectively by। ओके, यहाँ पे पूछा गया है यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में प्राइमिंग कौन करता है डीएनए सिंथेसिस के लिए और आरएनए का रिमूवल कौन करता है, राइट। तो आपको ऑप्शंस में दिया गया है डीएनए पॉलीमरेज ए एंड डीएनए लाइगेज। अब लाइगेज कब से रिमूवल करने लगा आरएनए का, राइट, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। डीएनए पॉलीमरेज गामा आपका प्राइमिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शंस भी आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो डी होने वाला है, क्योंकि प्राइमिंग के लिए आपका डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यूटिलाइज होता है और आरएनए रिमूवल के लिए यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 आता है। सो क्वेश्चन नंबर 104 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, एरर फ्री रिपेयर की बात की गई है। एरर फ्री रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। ओके, एक तो ऑप्शन में आपको दिया गया है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, इसके अलावा एरर फ्री रिपेयर। तो एरर फ्री रिपेयर जो होता है डीएनए में वो सिर्फ और सिर्फ आपको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में देखने के लिए मिलता है, बाकी जो है आपकी एरर प्रोन होते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 106, which of the following statement is not correct। नॉट पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है द टीआरएनए एंटीकोडोन में पेयर विद मोर देन वन कोडोन, करेक्ट है। ऑल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हमें पता है न्यूक्लियोटाइड में ब्रांचिंग नहीं होती है।
तो लिखा है अनब्रांच पॉलीमर होते हैं, करेक्ट है ये वाला ऑप्शन भी। नेक्स्ट ऑप्शन आरएनए विद प्रोटीन्स प्रोवाइड्स अ साइट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ये भी करेक्ट है। ओके, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन, तो अल्टीमेटली आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, नॉट करेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? डीएनए इज सिंथेसाइज्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, जो करेक्ट है। सिंथेसिस हमेशा किस साइड से किस साइड होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, चाहे किसी भी चीज की, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। लिखा है व्हाइल आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के कारण ये इस क्वेश्चन का जो नॉन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 107। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। What would be the tripeptide produced by the translation of transcript produced by the following DNA sequence? यहाँ पे आपको डीएनए का सीक्वेंस लिख के दिया गया था, राइट? अब इस डीएनए सीक्वेंस को आपको क्या करना था, आरएनए में कन्वर्ट करना था। ओके, तो आरएनए में कन्वर्ट आपको करना है, तो यहाँ पर 3 प्राइम से 5 प्राइम आपको दिया गया है, तो आप किससे सिंथेसाइज करवाओगे, 5 प्राइम से 3 प्राइम को सिंथेसाइज करवाओगे, राइट? अब यहाँ पे आप देख सकते हो टी का पेयर कौन होता है बेटा, टी के साथ में पेयरिंग कौन करता है, ए, राइट? ए के साथ में पेयरिंग कौन करता है, जी, राइट? ए के साथ में कौन करेगा, टी। टी के साथ में आ जाता है यहाँ पर ए के साथ में क्या आ जाता है, टी। सी का क्या हो जाएगा अपोजिट, यू, राइट? सी का क्या आ जाएगा, जी, है ना? तो टी जो है क्या आरएनए में आपको मिलता है, क्या आरएनए में आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो सबसे पहला आपके पास क्या मिला, एयूजी, जो आपके चारों ही ऑप्शन में था, राइट? उसके बाद में सी सी सी, इन तीनों का क्या हो जाएगा, जी जी एंड जी, राइट? तो जी जी और जी से आपको ग्लाइसिन मिलता है, तो यहाँ पे आपके पास ये वाले दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, जी ए और जी लिखा हुआ है, तो जी के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, सी। ए के अपोजिट क्या होता है, टी, और जी के अपोजिट में आपका क्या आता है, सी। बट यहाँ पे चूंकि आरएनए की सिंथेसिस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, सी यू सी। ओके, तो यहाँ पे CUC क्या आता है, CUC कोडोन किसके लिए होता है बेटा, ल्यूसीन के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है टाटा कैट एंड जीसी बॉक्सेस आर, इनमें से क्या है? तो ऑब्वियसली बात है प्रमोटर सीक्वेंसेस है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। Next question 109. Consider the following statements about antisense RNA. Antisense RNA टेक्नोलॉजी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है? ओके, करेक्ट ऑप्शंस पूछे गए। तो पहला ऑप्शन है, पहला जो पॉइंट है वो है एंटीसेंस आरएनए इज नॉट रिलेटेड टू आरएनए इंटरफेरेंस। तो ऑब्वियसली बात है आरएनए आई और एंटीसेंस आरएनए दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एंटीसेंस आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ टोमेटोज विद इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ। जब भी हम एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे टोमेटो आप एग्जाम्पल में पढ़ते ही हैं। ओके, तो ये जो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी जो है वो टोमेटो की वैरायटीज के प्रोडक्शन में यूज की गई थी टमाटर की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110. Often proteins are having two types of secondary structures. अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में प्रोटीन के। तो अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन आर स्टेबलाइज्ड बाय व्हिच बॉन्ड? अल्फा हेलिक्स कौन से बॉन्ड से स्टेबलाइज करता है? जब हम प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड आता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके कौन आ जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 111. When signals are passed by cells at such range that they require physical contact. तो जब हम सेल सिग्नलिंग की बात करते हैं तो सेल और सेल में अगर कनेक्शन है, फिजिकल कनेक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम कौन से वाले
सिग्नल्स की बात करते हैं तो वो होते हैं आपके जक्स्टाक्राइम सिग्नल्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आपको क्या वर्ड मिला, फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग सेल्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो जाएगा, जक्स्टाक्राइम सिग्नल्स, राइट। तो 111 क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइगेंड and number of receptors occupied can be described in terms of। अब यहाँ पे पूछा गया है the relationship between concentration of ligand की बात की गई है and number of receptors की बात की गई है, राइट। तो यहाँ पे आपको दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे दी गई है, एक दिया गया है एविडिटी और दूसरा दिया गया है आपका एफिनिटी, राइट। तो एफिनिटी और एविडिटी दोनों में ही आपकी स्ट्रेंथ की बात की जाती है, बट एफिनिटी होती है जब हम एक लाइगेंड की एक रिसेप्टर से बात कर रहे होते हैं, राइट। एक लाइगेंड और एक रिसेप्टर के बीच की स्ट्रेंथ की बात कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं एफिनिटी की। और यहाँ पे बोला गया है रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइगेंड एंड नंबर ऑफ रिसेप्टर, जब हम सारे के सारे लाइगेंड और सारे के सारे रिसेप्टर की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तब हम एविडिटी वर्ड यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, which of the cells are prominent in antiviral response। सिंपल सा क्वेश्चन है, एंटीवायरल रिस्पॉन्स के लिए कौन सी वाली सेल्स जो है वो प्रोमिनेंट होती है, तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल किलर सेल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, voltage gated potassium channels are monomeric protein, dimeric protein, multimeric protein और trimeric protein, राइट। तो voltage gated potassium channels जो होते हैं बेटा वो 4 प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, राइट। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने होते हैं। अब यहाँ पे आपको टेट्रामेरिक तो मिला नहीं है ऑप्शन में, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है, मल्टीमेरिक प्रोटीन, तो ऑब्वियसली बात है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल में आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, a tumor that has arisen from mesodermal connective tissue। तो ऐसा ट्यूमर जो मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है, तो ये टर्मिनोलॉजीज है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सार्कोमा हम कहते हैं मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू से अगर ट्यूमर बनता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, which of the immunoglobulin is demonstrating transcyclosis। अगर आप ट्रांससाइक्लोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जब सर्च करने जाएंगे तो आपको IgG भी मिलता है और IgA भी मिलता है। नाउ इट्स डिपेंड ऑन द पीएससी कि वो आपको क्या करेक्ट ऑप्शन देता है, राइट। तो ट्रांससाइक्लोसिस के लिए, ट्रांससाइक्लोसिस मींस क्या होता है कि जब जितने जो मॉलिक्यूल्स है जब मेम्ब्रेन पर भेजे जाते हैं, मेम्ब्रेन के बाहर भेजे जाते हैं, तो यहाँ पर इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो कौन सी ट्रांससाइक्लोसिस डेमोन्स्ट्रेटिंग ट्रांससाइक्लोसिस है, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये डिपेंड करता है पीएससी पे कि आपको करेक्ट आंसर वो क्या देते हैं, राइट। यहाँ पे IgA और IgG दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, ओके, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नोबेल प्राइज जो अभी मिला है रेगुलेटरी टी सेल से रिलेटेड है, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है, ओके, उससे तो क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पर नोबेल प्राइज जिस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड मिला है रेगुलेटरी टी सेल्स, ओके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है, राइट। तो यहाँ पर हम याद रखते हैं CD4+ और CD8+ की बात करते हैं हम। तो CD8 जो मार्कर होता है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल का होता है, CD4 जो मार्कर होता है वो हेल्पर टी सेल्स का होता है, लेकिन CD4 के साथ में CD25 दिया गया है, और ये CD4 और CD25 दोनों मार्कर्स अगर प्रेजेंट हो तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रेगुलेटरी टी सेल। रेगुलेटरी टी सेल पर CD8+ और CD25+ इस फॉर्म में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी आप ध्यान रखें, रेगुलेटरी टी सेल पर CD8+ और CD25+ दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा as a consequences of tuberculosis is an example of। तो यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप से क्वेश्चन आपको दिया गया है
यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए हम जितने भी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ते हैं उसके हमने सारे के सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे, राइट। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 होता है। अब जिसमें ऐसा कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी है जिसमें आपको ट्यूबरकुलोसिस का एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है, तो इट इज अ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो ऑप्शन करेक्ट होता है, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, the following list includes gene therapy products except one। इसमें से कौन कौन से जीन थेरेपी के प्रोडक्ट है एक को छोड़कर, राइट। तो आप जब जीन थेरेपी पढ़ते हैं तो आप उसमें वायरल वेक्टर्स पढ़ते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ जीन थेरेपी, बैक्टीरियल वेक्टर्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट डिराइव्ड सेल्यूलर जीन थेरेपी प्रोडक्ट, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया थेरेप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज। अब ये तो जीन थेरेपी का प्रोडक्ट नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे तो कॉमन सेंस लगाना था अगर आपने जीन थेरेपी नहीं भी पढ़ी है तब भी, राइट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, विच टेक्निक गिवन बिलो इज नॉट यूज्ड इन जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ट्रांसजेनिक एनिमल को जनरेट करने के लिए उस ट्रांसजेनिक एनिमल के जनरेशन में कौन सी टेक्निक नहीं यूज की जाती है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि नॉट पूछा गया है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का हम ट्रांसजेनिक एनिमल को जनरेट करने में तो यूटिलाइज करेंगे नहीं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री की बात की गई है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, तो ये भी कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते थे। ओके, बाकी ऑप्शंस क्या है, तो आपको पता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल को जनरेट करने के लिए जनरेशन में वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन और सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये तीनों की तीनों टेक्निक यूज में ली जाती है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इससे रिलेटेड नहीं है, स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। VERL a receptor, a reproductive protein found in several closely related species of abalone is the receptor of। अगर आपने ये पढ़ा है, इसका फुल फॉर्म पता है तो ये इजीली सॉल्व हो सकता था क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विटेलाइन एनवेलप, विटेलाइन एनवेलप रिसेप्टर फॉर लाइसिन। अगर इसका फुल फॉर्म पता था तो ये ऑब्वियसली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 121 का वो ऑप्शन नंबर सी है। VERL, a reproductive protein found in several closely related species of abalone, is the receptor of। तो किसका रिसेप्टर है, लाइसिन का रिसेप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, the first stage of cell commitment in the development of patella a mollusk is। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल कमिटमेंट जो होगी, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट स्टेज की बात की गई है, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। ओके, नेट से रिलेटेड भी है ये क्वेश्चन, नेट एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। डिक्टोस्टीलियम डिस्कॉइडियम की हम बात करते हैं। ड्यूरिंग सेल एग्रीगेशन इन डिक्टोस्टीलियम द कोऑर्डिनेटेड माइग्रेशन ऑफ स्टारवेटेड सेल। जब डिक्टोस्टीलियम क्या हो जाता है, स्टार्व कंडीशन होती है, उसको फूड नहीं मिलता है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, तो वो इकट्ठा होने लगता है, राइट। तो वहां पे कौन सी सिग्नलिंग चलती है, तो ये जो है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ साइक्लिक एएमपी ग्रेडियंट्स का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस में आपको यहाँ पर जीएमपी दिया हुआ है, साइक्लिक जीएमपी दिया है, कीमोटैक्सिस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइक्लिक जीएमपी, तो साइक्लिक जीएमपी नहीं इन्वॉल्व होता है वहां पर, आपका साइक्लिक एएमपी इन्वॉल्व होता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइक्लिक जीएमपी और एएमपी लिखा है जो आपका सही नहीं है ऑप्शन, और साइटोसोलिक डीएनए स्टिमुलेशन ऐसा कुछ नहीं होगा वहां पे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, द सेकंड फेज ऑफ वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सेकंड फेज ऑफ वल्वा फॉर्मेशन में सी एलिगेंस में किससे कैरेक्टराइज होती है, मतलब क्या ऐसा होता है। तो सेकंड स्टेज में आप जब देखेंगे तो इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सेल फ्यूजन विद इन दी 7 रिंग्स। ओके, 7 रिंग्स में जब फ्यूजन हो जाता है यही सेकंड स्टेज कहलाती है सी एलिगेंस वल्वा डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, स्टीरियोब्लास्टुला इज फाउंड इन। तो स्टीरियोब्लास्टुला ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपको
आप इजीली यहाँ से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, जो निमर्टियंस होते हैं उनमें स्टीरियोब्लास्टूला मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 126, which of the following defects in human fetuses is caused by valproic acid and anticonvulsant drug? ओके, तो अगर आप इससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स देखेंगे तो आपको मैक्सिमम जगह पे न्यूरॉन्स की बात की गई है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात की गई है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी है, मेंटल रिटार्डेशन, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इन ह्यूमन फीटसेस इज कॉज्ड बाय वेल्प्रोइक एसिड? ओके, ये एक एंटीकन्वल्सेंट ड्रग होता है वेल्प्रोइक एसिड, तो इससे क्या डिफेक्ट ह्यूमन फीटसेस में देखने के लिए मिलता है? तो न्यूरोलॉजिकल न्यूरॉन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ से जो ऑप्शन है हम पिक कर सकते हैं वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, in mammals the precursors of primordial germ cells arise from the equipotent epiblast at above। तो यहाँ पे ये आपका मैमल से रिलेटेड, मैमल के डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डे 6 पर ये पर्टिकुलर जो प्रिकर्सन्स है प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स का, ये इक्विपोटेंट एपिब्लास्ट से बन रही होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगेन ये जो क्वेश्चन है वो साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड है। द वर्ड फिलोटैक्सिस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो इट वाज कॉइन्ड बाय द शिम्पर, सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, इन ड्रोसोफिला the selection of one cell out of 16 cystocytes to become oocyte depends on, means जो 16 oocytes होती है उसमें से एक ही क्या बना पाती है, ड्रोसोफिला oocyte बना पाती है। ओके, क्वेश्चन में पूछा है इन ड्रोसोफिला द सिलेक्शन ऑफ वन सेल आउट ऑफ 16 साइटोसाइट, 16 साइटोसाइट में से एक को सिलेक्ट किया जाता है कि वो क्या बने, oocyte बने, राइट। तो ये किस रीजन से होता है, तो ये फ्यूसोमा के कारण होता है, जो कैसा होता है, एसिमेट्रिक होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का 129 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, जुवेनाइल हार्मोन, a hormone required for the larval molts in insects is secreted by, okay, तो ये इंसेक्ट्स में कॉर्पोरा अलाटा होता है जिससे जुवेनाइल हार्मोन का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, the most abundant organic substances in the biosphere is, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आया था ये, सेल्यूलोज यहाँ पे आंसर होने वाला है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बायोस्फीयर में क्या है, तो इट इज अ सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है, 132 नंबर का क्वेश्चन, सिल्क फाइबर्स आर मेनली मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं सिल्क फाइबर्स, फाइब्रोइन प्रोटीन से, राइट। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 132 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट। मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोलिसिस से। इन फोटोसिंथेसिस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, राइट। अगर यहाँ पे आप देखें तो एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है, किसकी कमी हो रही है, एक ऑक्सीजन, मींस यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाएगा, रिडक्शन, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 133 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट से रिलेटेड है, C2C3 आप जब साइकिल पढ़ते हो कहाँ पे कौन सी चलती है, राइट। तो शुगर केन प्लांट्स में हम बात कर रहे हैं 134 क्वेश्चन, इन शुगर केन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैप्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर फॉस्फेनोल पायरुविक एसिड विद इन द सेल्स ऑफ, कहाँ पे होती है कार्बन डाइऑक्साइड, is trapped by the carbon dioxide acceptor phosphanol pyruvic acid within the cells of, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मेसोफिल सेल्स की यहाँ पर बात की जा रही है, राइट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, फोटो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन किया गया है। फोटो रेस्पिरेशन जब भी आता है तो आपको 3 ऑर्गेनल्स याद रखने होते हैं, which is क्लोरोप्लास्ट, देन पेरोक्सीसोम एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका कोड ही हम CPM याद रखते हैं, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म से इसको कंफ्यूज किया गया है। इसका आपको ऑर्डर याद रखना होता है, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरोक्सीसोम और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स, तो ये इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपको दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके लिए कोड याद रख सकते हो सीधा सीधा CPM। नेक्स्ट 136, अगेन
साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके अंदर साइंटिस्ट की नेम से रिलेटेड। कीमोऑस्मोटिक कपलिंग थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होने वाला है, पीटर माइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following functions are attributed in different secondary metabolites in plants, right? तो कौन कौन से सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अगर हम बात करें प्लांट्स में तो कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे करवाते हैं, तो के पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए, प्लांट डिफेंसेस अगेंस्ट दी हेर्बिवोर्स एंड पैथोजेंस। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम होता है ये कि वो प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ऑप्शन, एज एजेंट ऑफ प्लांट प्लांट कॉम्पिटिशन, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ये वाला फंक्शन भी करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, टू अट्रैक्ट एनिमल्स फॉर द पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, तो ये वाला ऑप्शन भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट से रिलेटेड आपका जो फंक्शन है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, स्लिप डिजीज की बात की गई है फ्लावर्स के अंदर। ओके, इनरोलिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ इन ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर में जो पेटल्स की इनरोलिंग होती है उसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, जैसे हम स्लिप डिजीज की हम बात करते हैं तो इट इज इथाइलिन। ओके, इथाइलिन के जब हमने फंक्शंस पढ़े तब वहां पे इथाइलिन की बात की गई थी स्लिप डिजीज की बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, ऑस्मोटिक रेगुलेशन मैकेनिज्म फॉर प्लांट एडेप्टेशन इज, तो प्लांट जब अडेप्ट करता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है, मींस ज्यादा उसको सॉल्ट कंसंट्रेशन मिल जाए तो वो क्या करेगा, ओके तो प्लांट क्या करता है, अपने सेल वॉल्यूम को रिड्यूस करता है और वाटर कंटेंट को रिड्यूस करता है। दूसरा, इनऑर्गेनिक आयंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वैक्यूल के अंदर, और सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्यूमुलेट इन द साइटोप्लाज्म। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं प्लांट के अडेप्टेशन से रिलेटेड टू द ऑस्मोटिक रेगुलेशन मैकेनिज्म, तो तीनों ही जो सेंटेंसेस हैं वो आपके करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन से आया है अगेन। फोटो रेस्पिरेशन आपका जो C2 साइकिल होता है, तो C2 साइकिल में आपका ग्लाइकोलिक एसिड बनता है। ओके, ग्लाइकोलिक एसिड आपका 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड, तो यहाँ पे ग्लाइकोलिक लिखा होना था ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल लिख के दे दिया है। ओके, मे बी इट मे बी अ मिस प्रिंटिंग, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे ग्लाइऑक्सिलेट नहीं ग्लाइकोलिक एसिड लिखा होना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, द रेड बोन मेरो सेल्स आर द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द मेसेनकाइम आर, तो रेड बोन मेरो सेल्स कैसी होती है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स वहां पे प्रेजेंट होती है। उसी से तो आपको क्या लिखा है, द रेड बोन मेरो सेल्स आर द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव होती है, फ्रॉम मेसेनकाइम, तो वो क्या कहलाती है, तो कहलाती है आपकी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, राइट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन, इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट ऑक्सीजन डिसोसिएट्स मोर रेडिली फ्रॉम हीमोग्लोबिन, इट इज रिफर्ड टू एज, तो ऑब्वियसली बात है ये आप जब रेस्पिरेशन में बोहर इफेक्ट की बात करते हैं तो जो रिलेशन आपको बताता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की हम बात करते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन मोर रेडिली फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट हम पीएच ऑक्सीजन के डिसोसिएशन की बात करते हैं हीमोग्लोबिन से, तो ये कहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं बोहर स्लो में। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस डिजीज ऑफ द माइलिन शीट से रिलेटेड कौन सा डिजीज एसोसिएटेड है, पोलियो माइलिन शीट से रिलेटेड कैसे हो सकता है, लेप्रोसी भी नहीं है, ये आपका होने वाला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब आपको अल्जाइमर में इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपका प्रोटीन से रिलेटेड डिजीज है। ओके, नेक्स्ट, in the human peripheral nervous system the pairs of spinal nerves is, अगेन 11th 12th क्लास का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 145, व्हाट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन हैज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। अब इस वाले क्वेश्चन में ऑब्वियसली बात है एक्सोन आंसर होना चाहिए, है ना, तो एक्सोन इसका आंसर, पीएससीबी इसका एक्सोन आंसर ही देगी, लेकिन यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन दिया गया है टर्मिनल बटन, ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं देना था, क्योंकि आप जब देखते हो टर्मिनल बटन की बात करते हो तो यहाँ पर भी आपको वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, कैल्शियम आयन चैनल्स मिलते हैं जो भी वोल्टेज गेटेड होते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन देना नहीं था यहाँ तो अदरवाइज ये भी आपका करेक्ट ही माना जाएगा। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर एक्सोन होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 146, which pigment is present in the rod cells of retina? ओके, रोड सेल्स की बात की गई है, रेटिना की बात की गई है. ओके, कौन सा ऑप्शन यहाँ से आप पिक करोगे? रोडोप्सिन पिगमेंट की हम बात करते हैं. ओके, which pigment is present in the rod cells of retina which absorbs the light? तो it is a rhodopsin. तो क्वेश्चन नंबर 146 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 147, name the tiny bone of the middle ear which converts the sound into the vibrations. तो ऐसी कौन सी बोन है, मिडिल ईयर की बात की गई है. ओके, मिडिल ईयर की बात की गई है. मिडिल ईयर में ऐसी कौन सी बोन है जो कन्वर्ट करेगी साउंड को वाइब्रेशंस में? तो एक्चुअली जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है मिडिल ईयर और आउटर वाला जो ईयर है उसके सेंटर वाला जो पोर्शन, वो क्या करता है, साउंड को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है. लेकिन उससे जस्ट एसोसिएटेड आपका क्या हो जाता है, मेलियस. किस तरीके से ये प्रेजेंट होती है इनका, किस तरीके से प्रेजेंट होता है? तो मेलियस, इनकस एंड देन स्टेपिस. ओके, स्टेपिस आपके स्मॉलेस्ट बॉन हो जाती है. ओके, तो यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन साउंड को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है और कहाँ पे पहुंचाएगा, मेलियस पे. तो हमें जब मिडिल ईयर से ये ऑप्शन चूज करना है तो आपको यहाँ पे मेलियस इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, राइट. बाकी आपका क्या करेगी, कैरी ऑन करने की बात करेगी वाइब्रेशंस को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, which hormone regulate metabolism and resistant to the stress? Okay, कल भी मैंने जब मेटाबॉलिज्म वाला पोर्शन हम पढ़ रहे थे तब भी ये वाली बात बताई थी. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जहाँ पे आया था, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन है, आपको ऐसा हार्मोन मिलेगा जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, साथ ही साथ स्ट्रेस रेजिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है. तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 149, which of the following two hormones act on hypothalamus to increase satiety and hunger? राइट, जो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलता है खाना खाने के बाद में. ओके, इंक्रीजेस द सटाइटी एंड हंगर. ओके, इंक्रीज करने की बात हो रही है, सटाइटी कौन बढ़ाता है और हंगर कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? हमें जो भूख लगती है वो कौन से हार्मोन के कारण लगती है? तो इट इज अ ग्रेलिन. ओके, और जो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है हम खाना खाने के बाद कि हाँ पेट भरा हुआ है, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज अ लैप्टिन. ओके, तो रिस्पेक्टिवली आपका लैप्टिन और ग्रेलिन, ये दोनों जो हार्मोन्स है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का 149 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लैप्टिन एंड ग्रेलिन. लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, which of the following hormone stimulates the production of pancreatic juice and bicarbonate? तो अगेन ये आप बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ते हुए आते हो, राइट. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रीटिन होगा. एक ऐसा हार्मोन जो क्या स्टिमुलेट करता है, पैनक्रिएटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है? कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रीटिन. So that's all about the MPSET Life Science exam paper discussion. Thank you so much.